नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अमेरिका और इस्राइल ईरान पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं? एक रात में ईरान को बर्बाद करने की ट्रंप की धमकी का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि हो सकता है परमाणु हमले की कोई योजना। ट्रंप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, एक देश के रूप में नहीं बचेगा। जिस तरह से ईरान के नातांज और इस्फहान पर बार बार हमले हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि परमाणु हमले की तैयारी हो सकती है। इन खतरों को लेकर दुनिया भर में बातें हो रही हैं। तब भी दुनिया की हर बड़ी संस्था, तमाम ताकतवर देश और उनके तथाकथित ग्लोबल लीडर इस लड़ाई को रुकवा नहीं पा रहे। अमेरिका के पत्रकार टकर कार्लसन ने अपने पॉडकास्ट में खुलेआम अपील की है कि अगर ट्रंप परमाणु हमले का आदेश देते भी हैं तो सेना और पेंटागन के अधिकारियों को नकार देना चाहिए। अमेरिका में पत्रकारों ने ट्रंप के सनक भरे बयानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। MS नाउ चैनल के एंकर लॉरेंस ओडोनल ने अपने शो में कहा कि ईस्टर की सुबह सुबह ट्रंप ने बेहद घटिया बयान दिया। टकर कार्लसन ने कहा कि ट्रंप ने अपने पोस्ट में इस्लाम का मजाक उड़ाया जिसकी जरूरत नहीं थी। लॉरेंस ने कहा कि जिस समय यह ट्वीट आया उसी समय उन पर महाभियोग लगाकर पद से हटा देना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान में जोड़ा होगा, सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह की बातें करेगा। तो उसी अमेरिका के मीडिया का हिस्सा बोल रहा है जिसका दूसरा हिस्सा पेंटागन और युद्ध का प्रोपेगेंडा भी करता है। भारत के लोगों के लिए इस तरह की बात अब कल्पना से बाहर हो चुकी है कि कोई पत्रकार परमाणु हमले के खिलाफ इस तरह से बोल सकता है और उसका चैनल ब्लॉक भी नहीं करवाया गया। भारत का गोदी मीडिया और क्या पता संवैधानिक संस्थाएं भी कहने लग जाएं कि परमाणु हमले का विरोध गलत है। टकर कार्लसन की इस अपील की चर्चा दुनिया भर में है, जो बता रही है कि युद्ध हो या शांति या वोट चोरी का फ्रॉड, सब में अंततः नागरिक की ही भूमिका होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर दूसरे देश में नागरिकता पर तरह तरह से हमले हो रहे हैं, लेकिन इसी समय में नागरिकों का छोटा छोटा समूह अपने अपने देश में दुनिया के लिए आवाजें उठा रहा है। केवल टकर कार्लसन ही नहीं, फ्रांस के मार्से के समुद्री तट पर इतने नौजवान ड्रम बजाकर उस जहाज को रवाना कर रहे हैं जो गजा की तरफ मानवीय मदद लेकर जा रहा है। ड्रम की आवाज बता रही है कि नागरिकों की भी शांति सेना हो सकती है और इस्राइल की बमबारी के बाद भी लोग अपनी जान पर खेलकर इंसान के साथ खड़े हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि मेरे साथ साथ ईरान के 1.5 करोड़ लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ईरान में SMS कैंपेन चल रहा है कि लोग पावर प्लांट को घेर लें और उसकी रक्षा करें जहां ट्रंप बम गिराना चाहते हैं। फ्रांस से रवाना हुआ यह जहाज नागरिकों के हौसले का ऐलान है कि जनता हमेशा चुप नहीं रहेगी। इस नागरिक शक्ति के भरोसे अब ईरान भी है। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ा देने की धमकी दी है। इसके जवाब में ईरान ने अपनी जनता से अपील की है कि पावर प्लांट को घेरकर लोग खड़े हो जाएं। ट्रंप की डेडलाइन भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगी। ईरान ने उसके 13 घंटे पहले मानव श्रृंखला बनाने का फैसला किया, यह संदेश देने के लिए कि बिजली घरों या किसी भी सिविलियन इमारतों को टारगेट करना युद्ध अपराध है। कि आपने नागरिकों के दम पर ईरान पावर प्लांट बचा लेगा? अमेरिका और इस्राइल अपने कदम पीछे खींच लेंगे और लोगों पर बम नहीं गिराएंगे? इस्राइल की सेना IDF ने चेतावनी दी है कि वह ईरान की रेल सिस्टम पर बम गिराने वाली है। लोग सफर ना करें, स्टेशन से दूर हो जाएं। थाईलैंड में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो पोस्ट किया है। ईरान के अली कमसारी दामावंद पावर प्लांट के बाहर धुन बजा रहे हैं। इस वाद्य यंत्र को तार कहते हैं। ईरान कई स्तर पर संवाद कर रहा है, जवाबी हमले की भाषा बोल रहा है, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों से संवाद कर रहा है और दुनिया की आबादी से भी बातचीत कर रहा है।
अमेरिका ने सोचा नहीं होगा कि जिस पावर प्लांट पर बम गिराने की बात कर रहा है, ईरान अपने लोगों को उसके बाहर खड़े कर देगा, अपने कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीतकारों को बुला लेगा। अपने वीडियो में कलाकार अली कमसारी कह रहे हैं, मैं जिस दामावंद पावर प्लांट के पास हूं, उसे अमेरिका ने उड़ाने की धमकी दी है। उम्मीद करता हूं अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। मुझे लगता है मेरे तार की आवाज से शांति को प्रेरणा मिलेगी और लोगों के घरों में रोशनी होती रहेगी। ट्रंप इतने बेसुरे हो चुके हैं कि उन्हें इस तरह की धुनों और सुरों से क्या ही मतलब, लेकिन ईरान तरह तरह से कोशिश कर रहा है। ईरान ने इस युद्ध को एक अच्छे स्कूल में बदल दिया है, जिसमें पहली कक्षा में बमबारी हो रही है, दूसरी कक्षा में म्यूजिक चल रहा है, तीसरी कक्षा में अमेरिका की जनता को पत्र लिखा जा रहा है, चौथी कक्षा में तरह तरह की छवियां और वीडियो के जरिए अमेरिका से लड़ने का जवाब खोजा जा रहा है। अमेरिका जिन विमानों की ताकत पर गुमान करता है, उसे कोई ईरानी कबाड़ ढोने वाली गाड़ी पर लादे चला जा रहा है। ईरान की गलियों में यह आम नजारा होता है, कबाड़ी वाला पिकअप ट्रक से आता है, लेकिन इसमें वह F-35 से लेकर MQ-9 तक के मलबे को लाद कर जा रहा है। सर्बिया में ईरान के दूतावास ने यह कार्टून जारी किया। ईरान के लेगो वीडियो भी दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। इस्फहान में पायलट को बचाने की घटना को लेकर ईरान ने लेगो कार्टून से जवाब दिया है। कभी इस तरह के वीडियो से प्रोपेगेंडा करने में अमेरिका माहिर माना जाता था, लेकिन इस बार ईरान उसकी कल्पनाओं का पीछा करने लगा है। बल्गेरिया में ईरान के दूतावास ने यह कार्टून जारी किया, जो अमेरिका के अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की ओर इशारा करता है। होर्मुज के संकरे रास्ते में ट्रंप की गर्दन फंसी हुई है और वह कह रहे हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। ईरान के युवा और खेल मामलों के डिप्टी मंत्री अली रेजा रहमी मानव श्रृंखला बनाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि ह्यूमन चेन बनाने का सुझाव युवाओं की तरफ से आया, ताकि संदेश जाए कि बमबारी रुके। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के लोगों की आजादी की बातें किया करते थे। क्या उन्हें ईरान के ये लोग अब दिखाई देंगे, उनकी आवाजें सुनाई देंगी, जो पावर प्लांट को घेर कर खड़े होंगे? होर्मुज के तट पर इसी तरह ईरानी लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई थी। यह वीडियो 27 मार्च का है, प्रेस टीवी ने जारी किया। 23 मार्च को अहवाज के पावर प्लांट पर भी लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई थी। सवाल है, क्या ईरान अपनी जनता को आगे कर ट्रंप को पावर प्लांट पर बमबारी करने से रोक देगा? We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. ट्रंप कहते हैं कि ईरान अब ईरान नहीं रहेगा, एक रात में देश को खत्म कर देंगे और वह रात मंगलवार की रात होगी। ईस्टर्न समय के अनुसार रात 8 बजे, भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5 बजे। पावर प्लांट को ध्वस्त करने से जनता में हाहाकार मच जाएगा। अगर ईरान की जनता ने इसका भी मुकाबला कर लिया, सह लिया, तब ट्रंप क्या करेंगे? अली खामेनेई की हत्या की तुलना लोगों ने करबला में इमाम हुसैन की शहादत से की। क्या ट्रंप पावर प्लांट और पुलों पर बम गिराकर ईरान की 8 करोड़ आबादी को ही मार देना चाहते हैं? उसकी सब्र का इम्तहान लेना चाहते हैं? ट्रंप के इस ऐलान में नेतन्याहू का गजा का प्लान सुनाई देता है। इस्राइल ने गजा के साथ यही तो किया, भोजन पानी सब बंद और दिन रात बमबारी। जिस जनता की मुक्ति के नाम पर ईरान पर हमला हुआ, उसी को अंधेरे में धकेलने की कोशिश हो रही है। फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में ट्रंप ने खुद माना कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के लिए कुर्दों के जरिए बहुत सारी बंदूकें भेजी गईं, मगर कुर्दों ने रख लिया। इस तरह से ट्रंप उन प्रदर्शनकारियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, जिनके नाम पर ईरान में लोकतंत्र लाने का झूठा नैरेटिव गढ़ रहे थे, और 3000 लोगों की जानें भी गईं। कुर्दों के संगठन ने इसका खंडन किया है और कहा है कि उन्हें बंदूकों की सप्लाई की कोई जानकारी नहीं। ट्रंप के इस एक बयान से पश्चिमी मीडिया में छपी सारी रिपोर्ट फर्जी हो जाती है, जिनमें ईरान में लोकतंत्र लाने की लड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ईरान ने ट्रंप की यह हालत कर दी है कि जिस प्रोपेगेंडा को ईरान पर थोपना चाहते थे, अब खुद ही उसका भांडा फोड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई स्टेट या देश प्रोपेगेंडा फैलाता है
और खुद ही उसे गलत साबित करने के लिए हरकतें करने लग जाता है। पहले भी यह बात जाहिर थी, ईरान की सरकार कह रही थी, अब कई रिपोर्ट में यह बात सामने आ रही है। इसराइल ने मोसाद के एजेंटों को भेजकर जनवरी के प्रदर्शनों में हस्तक्षेप किया था। बाद में इसे लेकर एक थ्योरी यह भी चलाई गई कि ईरान ने जनवरी के प्रोटेस्ट में मोसाद के एजेंट को पहचान कर मार दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस बात की ओर संकेत है। उस प्रदर्शन में कई हजार लोग ईरान की सरकार की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मौतों के आधिकारिक आंकड़ों पर कभी भी ठीक भरोसा नहीं किया जा सकता। पश्चिमी मीडिया में इसे लेकर काफी कवरेज हुई और एक माहौल बना कि ईरान में रेजिम चेंज का माहौल है। मनोवैज्ञानिक रूप से ईरान दबाव में नहीं आ रहा है, ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब देने की बातें करता है और मजाक भी उड़ाता है। बल्गेरिया में ईरान के दूतावास ने ट्विटर पर ट्रंप की डेडलाइन का मजाक उड़ाया। 21 मार्च को 48 घंटे की डेडलाइन दी, 23 मार्च को 5 दिनों के लिए टाल दिया, 26 मार्च को 10 दिनों के लिए टाल दिया, 4 अप्रैल को 48 घंटे की डेडलाइन दी, 5 अप्रैल को 7 अप्रैल के 8 बजे तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन अमेरिका में इस बार ट्रंप की डेडलाइन को गंभीरता से भी लिया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि 10 की जगह 11 दिनों की डेडलाइन इसलिए दी क्योंकि वे अच्छा इंसान होना चाहते थे। जो शख्स एक देश को बर्बाद कर देना चाहता है, खुद को नाइस पर्सन भी कहलाना चाहता है। एक पत्रकार ने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया, आप पीछे हट रहे हैं या हमला तेज करने वाले हैं? बताइए क्या कर रहे हैं? So which is it? Are you winding this down Can't tell you. or are you I escalating can't tell it? you. I don't know. I can't tell. Depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के पावर प्लांट और पुलों को उड़ाने की बातें कर रहे हैं ट्रंप, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, बता नहीं सकता। ईरान ने ट्रंप से कहा कि आप स्टोन एज में पहुंचाना चाहते हैं। उस युग में तो पेट्रोल और गैस दोनों नहीं था। इसे ईरान की जवाबी धमकी के रूप में देखा जा सकता है। ईरान ने कहा उसके बिजली घरों पर हमला हुआ तो वह खाड़ी के देशों की रिफाइनरी को उड़ा देगा। ईरान के पास समय बहुत कम है। अमेरिका और इसराइल के बयानों से साफ है कि 38 दिनों में भी ईरान की लड़ने की क्षमता कम नहीं हुई। उसके लीडरशिप को मार देने के बाद भी ईरान पीछे नहीं हटा। लगता है अमेरिका और इसराइल अब उस जनता पर बमबारी करना चाहते हैं जो उनके कहने पर अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने नहीं उतरी। ईरान को लेकर दोनों की नफरत हर दिन किसी न किसी रूप में बाहर आ जाती है। 6 अप्रैल को इसराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में बमबारी की है। इसराइल ने ईरान के 2 बड़े पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की। उसका कहना है कि ईरान की पेट्रोकेमिकल्स निर्यात करने की 85% क्षमता खत्म कर दी गई है। इसके जवाब में 6 अप्रैल को ईरान ने सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया। इसके जवाब में 6 अप्रैल को ईरान ने सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया। यह बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहां पर तेल और गैस के अलावा पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र से एक साल में 60 लाख टन पेट्रोकेमिकल्स तैयार होते हैं। यह एक तरह से दुनिया भर के केमिकल बैकबोन का काम करता है। सऊदी अरब का कहना है कि मिसाइलों और ड्रोन का मलबा गिरा था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के बनाए वीडियो में दिख रहा है कि जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ से आग की लपटें उठ रही हैं। जुबैल बेस पर ही सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन SABIC समेत एक्सॉन मोबिल, शेल जैसी कई ग्लोबल एनर्जी कंपनीज के वेंचर हैं। अपने आप में SABIC दुनिया में चौथा बड़ा पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है। इसके बेस पर आग लगी है। पहले के हमले के कारण डाउ केमिकल के सदारा कॉम्प्लेक्स की 26 इकाइयों में उत्पादन बंद कर दिया गया है। ईरान ने उन जगहों पर हमला किया जहां खाद, प्लास्टिक, दवाओं की सामग्री बनती है। कोई ऐसी फैक्ट्री दुनिया में नहीं होगी जिसमें पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता होगा।
कपड़े से लेकर टायर, डिजिटल उपकरण, पैकेजिंग, डिटर्जेंट, अनगिनत उत्पादों में पेट्रोकेमिकल्स इस्तेमाल होता है। उसके बिना कुछ बन ही नहीं सकता। अगर ईरान और खाड़ी के देश एक दूसरे की बमबारी में पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाते रहे तो हर फैक्ट्री में यह मुसीबत पहुंच जाएगी, हर चीज का उत्पादन कम हो जाएगा और दाम बढ़ जाएगा, जिसकी कीमत आप चुकाएंगे, चुकाने लगे हैं। सऊदी अरब चुका रहा है। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सऊदी अरब भीतर से चाहता है ईरान को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन उसके बर्बाद होने तक क्या वह भी अपनी बर्बादी चाहता है? 2025 नवंबर में सऊदी के प्रिंस सलमान ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने अमेरिका में $1 अरब का निवेश करने का ऐलान किया। यह तस्वीर उस समय की है जो वायरल हो गई। संदेश गया, सऊदी अरब ग्लोबल स्टेज पर उतर आया है, मगर 5 महीने के भीतर यह तस्वीर बदल गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन कहती है कि सऊदी अरब का ग्रैंड विजन आर्थिक सच्चाइयों और ईरान युद्ध से टकरा रहा है। प्रिंस सलमान के प्लान असलियत के सामने टिक नहीं पा रहे। विजन 2030 के तहत वे सऊदी अरब को ट्रेड, टेक और कल्चर का केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन पिछले 1 साल में बजट की कमी और अजीबोगरीब डिजाइन के कारण कई प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़ा है और अब युद्ध ने उनके सपनों को खतरे में डाल दिया है। अनुमान है कि सऊदी अरब को अब तक $10 अरब का नुकसान हो गया होगा। सऊदी अरब अपने तेल की सप्लाई का आधा ही कर पा रहा है। उसके ज्यादातर ऑफशोर ऑयल फील्ड बंद हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट में से एक को बंद करना पड़ा। सऊदी अरब में होने वाली F1 रेस, फुटबॉल का एक बड़ा समारोह रद्द हुआ है। एक कैपिटल मार्केट फोरम का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। 1 साल पहले वर्जिन अटलांटिक ने रियाद के लिए रोजाना फ्लाइट शुरू की, वह बंद हो चुकी है। पिछले हफ्ते रियाद में अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने अपने स्टाफ से कहा घरों से काम करें। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अलावा कुछ बड़े ऑफिस टावर और बिजनेस पार्क कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए हैं। सऊदी अरब यह झटका क्यों सह रहा है? ईरान बार बार कह रहा है कि खाड़ी के देश अमेरिका से कहें उनकी जमीन से चला जाए। 38 दिन हो गए, अभी तक बातचीत और युद्ध विराम की सारी कोशिशें बोगस निकली हैं। जब युद्ध ही नहीं रुकेगा, रिफाइनरी, फैक्ट्री, पावर प्लांट और पुलों को नष्ट किया जाता रहेगा, तब अलग से इस बैक चैनल डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं। ईरान का एक ही तर्क है, जिसने पहले हमला किया है उसे पहले बंद करना पड़ेगा। ईरान ने पहले कहा खाड़ी के देशों का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। ईरान की यह बात नहीं मानी गई। फ्रांस 24 एक न्यूज चैनल है फ्रांस का, इसकी खोजी रिपोर्ट में बताया गया है कि कुवैत पर ईरान का आरोप सही है। ईरान पर हमले के पहले कुवैत अपनी जमीन से प्लानिंग और हमले की इजाजत देता है। कुवैत इन सभी आरोपों को नकारता है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका कुवैत की जमीन से मिसाइलें दाग रहा है। 24 और 31 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का विश्लेषण किया गया है और तब फ्रांस 24 ने कहा कि इन वीडियो में कुवैत की तरफ से दक्षिण दिशा में यानी ईरान की तरफ मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। कुवैत के रेगिस्तान से भी मिसाइलें लॉन्च करने के वीडियो वायरल हुए हैं। फ्रांस 24 का दावा है हिमार्स लॉन्चरों से अमेरिकी मिसाइलें दागी गईं। जवाब में ईरान ने कुवैत की रिफाइनरी से लेकर पानी साफ करने के प्लांट तक पर हमला किया है। जितनी बार ट्रंप ईरान को बर्बाद करने की धमकी देते हैं, उतनी बार अपने आप यह भी सुनाई देता है कि खाड़ी के देश भी बर्बाद हो रहे हैं। जब तक ईरान के पास क्षमता बची है, खाड़ी के देशों के लिए चैन नहीं। अगर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने लगे, तब इन देशों का नुकसान और बड़ा होने लग जाएगा। खबर आ रही है कि पहले ईरान की मिसाइलों को 90-92% रोक दिया जाता था। 3% मिसाइलें ही टारगेट पर लगती थीं, लेकिन अब हर मिसाइलों के टारगेट हिट करने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 27% तक जा पहुंचा है। यूएई का कहना है कि ईरान ने अभी तक उस पर 23 क्रूज मिसाइलें, 498 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2141 ड्रोन से हमले किए हैं। यूएई का कहना है कि इन हमलों के मुकाबले उसके शहरों पर नुकसान कम हुआ है, मगर यूएई कब तक ऐसा दावा कर पाएगा? अगर ईरान की मिसाइलें खाड़ी के देशों पर अपने टारगेट पर गिरने लगीं, तब क्या होगा? ईरान ने छोटी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमला करना शुरू किया है। खाड़ी के देशों पर 3500 ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं जो कम दूरी वाली हैं।
24 घंटे के भीतर ईरान यूएई पर 70 से 80 अटैक कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स में एक एनालिसिस छपी है कि तमाम लीडरशिप को खत्म करने के बाद भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। उनका अध्ययन यह बताता है कि इसके पीछे कोई सेंट्रल कमांड सिस्टम काम कर रहा है। मतलब यह हुआ कि सेंट्रल लीडरशिप खत्म करने के बाद भी सेंट्रल कमांड सिस्टम काम कर रहा है। यह युद्ध का 38वां दिन है। ईरान दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इसराइल के सामने खड़ा है। अमेरिका दावा करता है कि ईरान की 90% मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है, मगर 27 मार्च को रॉयटर्स ने अमेरिका के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट लिखा है कि वॉशिंगटन के भीतर भी लोग मानते हैं कि ईरान की 1/3 मिसाइलें ही खत्म हुई हैं। बातचीत की प्रक्रियाओं में जरा भी संभावना होती तो इसराइल और अमेरिका संयम में नजर आते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। 6 अप्रैल को अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच डील मुश्किल है, इसलिए अब इस पर जोर दिया जा रहा है किसी तरह से 45 दिनों का युद्ध विराम हो जाए। इसके लिए अब अमेरिका, ईरान और स्थानीय मीडिएटर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्टर के समारोह में ट्रंप ने कहा, एक प्रस्ताव तो पेश हुआ है, यह बड़ा कदम है मगर काफी नहीं। कुछ घंटों के बाद खबर आई कि ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, मगर सोशल मीडिया में ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं के प्रस्ताव की चर्चा है। पहले 15 पॉइंट का प्लान घूम रहा था, अब 5 कहां और कैसे कम हो गया पता नहीं। खैर, 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया। कहा जा रहा है कि ईरान ने इसे पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा है। इस प्रस्ताव का मतलब है अमेरिका को अपनी हार मान लेनी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस प्रस्ताव के बारे में लिखा है, लगता नहीं यह ट्रंप की डेडलाइन से पहले युद्ध के मुख्य मसलों को हल कर पाएगा। ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि जनाब केवल झुंझला नहीं गए, कंफ्यूजिया गए हैं। अमेरिका में 1 महीने में पेट्रोल के दाम $1 महंगा हो गया। अमेरिका के लिए यह बहुत ज्यादा पैसा है। ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने कहा कि आप अमेरिका के हर परिवार को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं और खाड़ी को आग के हवाले कर रहे हैं। उनकी यह बात सही साबित हो रही है। अमेरिका की सीनेट की एक कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है कि युद्ध के कारण तेल के दाम बढ़ने से 1 महीने के भीतर कैलिफोर्निया के परिवारों को $1 अरब ज्यादा खर्च करना पड़ा। क्या इसलिए ट्रंप बेचैन हो रहे हैं क्योंकि तेल का क्राइसिस सर पर आने लगा है? उनके बयानों से यह भी लगने लगा कि वे ईरान से खींच गए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कह रहे हैं, होर्मुज पर डील इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उनकी सेना उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक भी आदमी के पास ट्रक में माइन है और वो ले जाकर होर्मुज में डाल देगा, तब बात वहीं की वहीं रहेगी। अगर वो इतना कह भी दे कि पानी में माइन है, तो बात वहीं आ जाती है। एक तरह से साइकोलॉजी के खेल में, मनोविज्ञान के खेल में ईरान जीत गया है, ट्रंप के सर पर सवार हो गया है। Are you willing to make a deal that does not include reopening the Strait of Hormuz, or is that now a top priority? I would say it's a very big priority because, see, that's one thing that's a little different than other things. We can bomb the hell out of them, we can knock them out for a little, but to close the strait, all you need is one terrorist that somehow has a truck loaded with, because you can carry them in trucks, large trucks, a water mine, drop them in the water, and now you tell people that own ships that cost $1 billion to don't worry about the mine. You can do that even just by saying we put mines in the water. So it's not like the rest. दुनिया के दूसरे देशों में भी तेल का संकट गहराने लगा है। हर देश से आपको यही सुनने को मिला होगा, अलग अलग सोर्स से तेल की सप्लाई की जा रही है। इस तरह से बताया जा रहा है जैसे खाड़ी के देश ना भी हों तब भी दुनिया में तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स का कोई संकट नहीं होगा। बस होर्मुज के कारण रास्ता जरा छोटा था, इसलिए सऊदी अरब और कुवैत से तेल मंगा रहे थे। हकीकत कोई नहीं जानता अलग अलग सोर्स से कितनी सप्लाई हो पा रही है, मगर यह जरूर है कि सभी के लिए तेल की सप्लाई का रास्ता बहुत लंबा हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले हर दिन 130 टैंकर होर्मुज से गुजरते थे, लेकिन इस समय 5 से 10 टैंकर ही गुजर पा रहे हैं, और ये टैंकर वो हैं जो युद्ध के पहले लोड किए गए थे।
खाड़ी के देशों से नई लोडिंग नहीं हो पा रही। इस बीच नेपाल में 2 दिनों का वीकेंड घोषित हो गया है। श्रीलंका को चीन से ईंधन मंगाना पड़ रहा है। बांग्लादेश में शॉपिंग मॉल 7 बजे बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन काम कर रहे हैं और सभी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस हफ्ते यूरोप पर भी असर दिखेगा और अप्रैल के मध्य तक खाड़ी से अमेरिका को होने वाली सप्लाई भी रुक जाएगी। ईरान ने कह दिया कि होर्मुज अब कभी भी अमेरिका और इस्राएल के लिए पहले की तरह नहीं हो पाएगा। जाते जाते एक सवाल आपके बीच छोड़ रहा हूं। आपको इस वक्त ग्लोबल लीडर कहीं कोई नजर आ रहा है? किसी G20, किसी ब्रिक्स, G7, SCO वाला, क्वाड वाला, इन सब की कोई भूमिका नजर आ रही है? इन सब के महत्व पर कितने लेख लिखे जाते हैं? आपका टाइम बर्बाद किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स डिस्कस होता है मगर इनका कोई रोल नहीं। बस कहा जाता है ये होगा वो हो जाएगा। इस क्लब में आने से वो जनाब ग्लोबल लीडर हो गए तो ये जनाब अब सुप्रीम लीडर हो गए। 28 फरवरी के बाद से मेरी अपनी खोज है कि सारे ग्लोबल लीडर लोकल हो चुके हैं। इस समय ग्लोबल लीडर की कई सारी वैकेंसी खाली हो चुकी है। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं मगर ग्लोबल लीडर बनने के बाद भी मेरा ही वीडियो देखा कीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।